नमस्कार, मैं दीपक चौरसिया। हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हम आपको दिखा रहे हैं दिल्ली के उन धुरंधरों की राय जो इस चुनाव में महत्व रखते हैं, जो जानते हैं कि इस चुनाव में उनके वादे, उनके इरादे और उनकी रणनीति क्या है। इसी कड़ी में हम बात करेंगे दिल्ली भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष सतीश उपाध्याय से, जो हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है। सतीश जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। लेकिन सबसे पहले मैं जानना चाहता हूं, आपका नारा था चलो चले मोदी के साथ, अब ये नारा बदल के चलो चले बेदी के साथ क्यों हो गया है? नहीं, अभी भी नारे में कोई परिवर्तन नहीं है और अभी भी हम मोदी के साथ ही चल रहे हैं। आने वाले और भी जो स्टेट के चुनाव होंगे, बिहार में चुनाव है, वहां भी हम मोदी जी के साथ ही चलेंगे। मोदी जी हमारे स्टार कैंपेनर हैं, स्टार नेता हैं और उनके साथ ही हम चलेंगे। जहां तक विधानसभा का सवाल है और राज्यों का सवाल है, वहां के जो लोग हैं वो अलग तरीके से, निश्चित रूप से उनको ही उन जगह में लीड करना है और इसलिए मोदी जी ओवरऑल प्रोस्पेक्टिव में अगर हम देखें, चाहे वो हरियाणा था, महाराष्ट्र था, झारखंड था, जम्मू कश्मीर था और दिल्ली है, अभी मेन स्टार कैंपेनर आज भी मोदी ही हैं और मुझे लगता है कि मोदी ही रहने वाले हैं। तो बेदी कहां से आ गई? निश्चित रूप से बेदी हर स्टेट की इलेक्शन स्ट्रेटेजी, रणनीति बिल्कुल अलग तरीके से होती है। जब आप किसी लड़ाई में जाते हैं, जब आप किसी से मुकाबला करते हैं, तो मुकाबले के लिए आपको तैयारी करनी होती है और उसमें कौन किससे मुकाबला बेहतर कर सकता है। तो हमको लगा कि बेदी बेहतर कर सकते हैं केजरीवाल से, जिस तरह का जिसके साथ हम लड़ाई लड़ रहे हैं, तो जरूरी है, इसलिए हम बेदी जी को लेकर के। मतलब मोदी नहीं कर सकते इसलिए बेदी? नहीं, मोदी जी तो सवाल देखिए, दोनों प्रोस्पेक्ट। मोदी जी को तो यहाँ सीएम बनना नहीं। तो पहले तो आप कह रहे थे मोदी के सिवा हम किसी से इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। मैंने इसलिए क्या कहा? मैं आपके कई कोट बता सकता हूँ। कतार में कई सारे नेता हैं जो सीएम बन सकते हैं। हमारे यहाँ लाइन लगी है ऐसे नेताओं की जो सीएम बन सकते हैं। आपने कहा था कि नहीं? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं और मैंने कहा था, हमारी ये लाइन थी कि हम पार्टी की विचारधारा को लेकर के लड़ेंगे, हम मोदी जी के काम को लेकर के लड़ेंगे और हम कोई चेहरा प्रोजेक्ट नहीं कर रहे हैं। मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूं। दूसरा मेरा कहना है कि तो ये बात तो झूठ निकली? नहीं, झूठ नहीं है, लेकिन राजनीति में जब आप लड़ाई मैदान में जाते हैं, आपकी रणनीति चेंज होती है, आपकी स्ट्रेटेजी चेंज होती है। जिस तरीके से दूसरे लोग आपके खिलाफ काम कर रहे हैं और आपको लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ चीजें ठीक नहीं है, तो आप अपनी रणनीति में परिवर्तन करते हैं। क्या ठीक नहीं? और रणनीति में परिवर्तन करना नहीं, क्या ठीक नहीं? रणनीति में परिवर्तन क्या ठीक नहीं था? ठीक नहीं से मतलब मेरा है कि केजरीवाल जिस तरीके से झूठ बोलते हैं, केजरीवाल जिस तरीके से कैमोफ्लेज क्रिएट करते हैं, केजरीवाल जिस तरीके से काम करते हैं, तो निश्चित रूप से हमको लगा कि ये करना आवश्यक है। तब तक हमको नहीं लगता था और हमको लगा करना आवश्यक है, इसलिए हमने किया उसको। नहीं, मैं फिर जानना चाहता हूं कि पार्टी में क्या गलत था? क्या पार्टी के पास कोई ऐसा केपेबल चेहरा नहीं था जो केजरीवाल का मुकाबला कर सके? पार्टी में पैराशूट कैंडिडेट क्यों? पार्टी में गलत कुछ भी नहीं था। पार्टी में गलत कुछ भी नहीं था। सवाल आपने अभी कहा कि कुछ गलत था। नहीं, मैंने कहा केजरीवाल जो गलत काम करते हैं। आपने कहा अभी कुछ गलत था। केजरीवाल जो गलत काम करते हैं और इसलिए केजरीवाल जिस तरह से कैमोफ्लेज करते हैं, केजरीवाल जिस तरह से एक परसेप्शन क्रिएट करते हैं, केजरीवाल जिस तरह से सो कॉल्ड अपने आप को बहुत पायस और पवित्र बताते हैं और बताते हैं कि उनके यहाँ सब कुछ वो नहीं है, और इसलिए ये जरूरी समझा कि निश्चित रूप से हम अपनी रणनीति में परिवर्तन करें और हमने अपनी रणनीति में परिवर्तन किया। परिवर्तन करने के बाद कई बार क्या होता है कि क्रिकेट के मैच में आप तय करते हैं कि आपको ओपनिंग किससे करानी होती है। समटाइम आप ओपनिंग किसी 8th मैन से भी करा देते हैं। कभी नहीं होता। ऐसा नहीं होता। ऐसा कभी नहीं होता। 8th हो जाता है, कभी ओपनिंग नहीं होती। आप देखिए, 2nd या 3rd मैन से होती है। स्पिनर्स ने हाँ, स्पिनर्स ओपनिंग करते हैं। जबकि वो 9th और 7th 8th मैन पे ओपनिंग नहीं करता। मैंने कहा ना, 8th मैन कभी ओपनिंग हमारे यहाँ लेकिन किरण मनिंदर सिंह ऐसे तमाम स्पिनर आपको मिलेंगे जो लगातार कई बार आपके फास्ट बॉलर ओपनिंग करते हैं मैच की, आप स्पिनर से ही ओपनिंग करा देते हैं। आप समटाइम आपकी रणनीति में आपको लगता है कि अब आपको ये करना है, तो रणनीति बदलती रहती है। किरण बेदी स्पिनर है आपकी? स्पिनर नेचुरली स्पिनर होंगी और उनका लाभ मिलेगा, गुगली मिलेगी तो उसका लाभ हमको मिलेगा। तो किरण बेदी गुगली डालेंगे अरविंद? बिल्कुल, 100%। अच्छा, मुझे ये बताइए कि किरण बेदी की ना तो विचारधारा आरएसएस की है, ना उनकी आइडियोलॉजी बीजेपी से मैच खाती है। पहले वो बीजेपी की आलोचना करती रही हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से गुजरात दंगों पर सफाई मांगती रही हैं। उसके बावजूद ऐसा क्या प्रेम था उनसे? देखिए, सवाल प्रेम का नहीं है दीपक जी। मेरा कहना है कि दिल्ली का चुनाव जिस प्रकार के परिवेश में हो रहा है,
जिस प्रकार के मुद्दों को मुद्दा विहीन चुनाव हो रहा है, जिस तरीके से एक दल, एक कांग्रेस का अपना एक इतिहास है, भारतीय जनता पार्टी का अपना इतिहास है, जहां पर अराजकता की राजनीति आ जाए, जहां पर हिट एंड रन की राजनीति आ जाए, जहां पर कुछ भी कहकर के आप भाग जाओ और आप क्लैरिफाई करते रहो, जो कानून को न मानते हो, जो निर्वाचन आयोग को न मानते हो और कुछ भी कर जाएं और आपको क्लैरिफिकेशन ही क्लैरिफिकेशन देने हैं, तो इसलिए इसमें सवाल विचारधारा का नहीं है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं और ये कोई पहला चुनाव नहीं है जिस चुनाव में सामाजिक कार्य करते हुए लोग या दूसरे दलों में काम करते हुए लोग, केवल भारतीय जनता पार्टी में नहीं, दूसरे दलों में भी ऐसा हुआ है जिसमें ऐसा होता है। चुनाव की रणनीति ऐसी है जिसमें आप एक गणित लगाते हैं, आप एक काम करते हैं और आपका एकमात्र ध्येय है, और वो ध्येय है कि किस तरीके से हम इस दिल्ली के अंदर जिस प्रकार का 15 साल का कुशासन था, सो कॉल्ड 49 डेज का जो इशू था, 1 साल दिल्ली के लोगों का बर्बाद हुआ। हमको लगा कि वो सामाजिक कार्यकर्ता थी, उनकी एक छवि है, अन्ना के बाय प्रोडक्ट से जन्मा हुआ ये जो दल है, उसमें किरण बेदी जी ने, उसमें केजरीवाल ने, इन सब लोगों ने काम किया है। और आज किस तरह की स्थिति बनी है उसको देख करके निश्चित रूप से उनके मन में पहले उन्होंने क्या कहा होगा, मैं इसको क्लैरिफाई नहीं कर रहा, मैं उनकी एडवोकेसी नहीं कर रहा हूं, लेकिन आज उनको लगा, इसलिए क्या कहा होगा सर? उन्होंने साफ साफ आलोचना की। मैंने कहा ना, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना की। आई 100% एग्री विद यू। आप जो कह रहे हैं मैं आपकी बात को पूरी तरह मानता हूं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं, पार्टी में क्यों? लेकिन मैं आज तक भारतीय राजनीति के इतिहास में कभी नहीं हुआ कि 48 घंटे के अंदर जो पॉलिटिकल पार्टी में आया है उसको आप सीएम कैंडिडेट बना दें। दिल्ली की जनता कैसे पचाएगी इसको? मैंने कहा ना कि दिल्ली स्टेट जो है, दिल्ली की अपनी एक विचित्र स्थिति है। दिल्ली में एक अलग तरीके से राजनीति है। बाकी 4 स्टेट का आप इतिहास देख लीजिए, दिल्ली का देख लीजिएगा, पूरे आप सीएम कैंडिडेट बना दें। दिल्ली की जनता कैसे पचाएगी इसको? मैंने कहा ना कि दिल्ली स्टेट जो है, दिल्ली की अपनी एक विचित्र स्थिति है। दिल्ली में एक अलग तरीके से राजनीति है। बाकी 4 स्टेट का आप इतिहास देख लीजिए, दिल्ली का देख लीजिएगा, पूरे देश में आम आदमी पार्टी ने अपने उम्मीदवार खड़े किए, सब जगह जमानत, 416 जगह पर जमानत जब्त हुई उनकी। केवल पंजाब के अंदर 4 सीटें उनको मिल गई, दिल्ली में भी उनका इतिहास रहा है। आप जहां पर अराजकता की राजनीति हो, जहां पर झूठ की राजनीति हो, जहां पर हिट एंड रन की राजनीति, तो उसमें जरूरी है कि आपको कुछ चीजों में इस तरीके से अपनी स्ट्रेटेजी में परिवर्तन करना पड़ता है। लेकिन स्ट्रेटेजी में इतना बड़ा परिवर्तन कि आप एक पैराशूट कैंडिडेट को लेकर आ गए। नहीं, अब पैराशूट तो ये, अब उसको पैराशूट के ये शब्द है, ये तो आप कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन सवाल पैराशूट का नहीं है। ये सोच समझ करके लिया गया फैसला है। और मैं तो ये जानता हूं कि 7 तारीख को जब मत पड़ेगा, दिल्ली के लोग निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के इस डिसीजन में साथ होंगे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। सबसे ज्यादा कहा जा रहा है कि हाई कमान जो है पूरी तरह निराश था बीजेपी की स्टेट लीडरशिप से, इसीलिए एक ऊपर से कैंडिडेट थोप दिया गया। नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं मानता हूं। ये जो परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश है कि हाई कमान पूरी तरह से निराश था, निराशा का तो कोई प्रश्न ही नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार भारतीय जनता पार्टी अगर निराश होता तो अभी हाल ही में हमारे नेतृत्व में 2 चुनाव हुए। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ का चुनाव हुआ, 19 साल के बाद हम 4 सीटें जीते। 10 दिन पहले दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड का चुनाव हुआ, जिसमें लगातार ये नारा था कि आम आदमी पार्टी क्लीन स्वीप करेगी, 6 सीटें मिलेंगी, 5 मिलेंगी। ये बैरोमीटर है, ये परिणाम है किसी भी संगठन की गतिशीलता का, कि उसका जो राजनीतिक परिणाम है चुनाव का, वो निश्चित रूप से पिछले 10 दिन पहले ही हम 5 सीटें उसमें से जीते और जीतने के बाद हमने सफलता हासिल की। अगर निराशा और आशा नहीं होती, परिणाम बोलता है, और मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि हमारा जो परिणाम है वो बहुत शानदार है और हमने बहुत अच्छे से काम हम कर रहे हैं। पर कैंटोन बोर्ड में तो आपकी डाउनफॉल ही रहा है, आपका वोट परसेंटेज घटा है। नहीं, अब देखिए ना कि ये हमारी 5 सीटें थी, 5 सीटें हम लेकर के आए, हमने उसको रिटेन किया है। हमने, मैंने कहा छात्र संघ में भी हमने रिटेन किया है, डीएमए के चुनाव में भी हम हालांकि नाम लेके नहीं लड़ते हैं, पूरी तरह से हमने उस पर कब्जा किया है। लगातार हमारा जो प्रदर्शन है वो एक परिणाम उसके बोलते हैं। मैं खाली वैसे ही बात नहीं कह रहा हूं, अभी जो परिणाम होगा, जो हम वायदे, जो लोग वायदे कर रहे हैं या जो लोग ये कह रहे हैं कि ऐसा होने वाला है, वो तो 7 तारीख के बाद पता चलेगा कि स्थिति क्या है। लोग कह रहे हैं कि किरण बेदी का आना रामलीला रैली के फ्लॉप होने का साइड इफेक्ट है जो मोदी जी की हुई है। मुझे लगता है कि रामलीला
की चर्चा बहुत सारे अखबारों में, बहुत सारे चैनल्स पर उसकी चर्चा हुई है। मैं एक राजनीतिक कार्यकर्ता हूं। 1977 के बाद, और मैं मोदी जी के साथ ही बैठा हुआ था, स्टेज पे था। 1977 के बाद जिस तरह का जनसैलाब इस रैली में आया, और उस जनसैलाब के कारण आप ये पुलिस और आईबी की रिपोर्ट आप देख सकते हैं कि 10 से 15 हजार लोग, मोदी जी के 12 बजे की आने के बाद जब गेट बंद हो गए, लोग नहीं पहुंच पाए, जो हमने कॉर्डन ऑफ किया हुआ था उसको, बैरिकेड को तोड़ दिया। अगले ही दिन जिस चैनल ने यह कहा कि वहां पर कुर्सियां खाली थी, उन्हीं का एक अखबार प्रिंट होता है। उस अखबार के अंदर जो एरियल व्यू आया है, मुझे लगता है कि उस बात का प्रमाण है कि किस प्रकार की सफलता उस रैली को मिली है। सवाल यह है कि केजरीवाल साहब जब कहना शुरू करते हैं ये झूठ की जो फैक्ट्री है, एक ही झूठ को 100 बार कहा जाए तो वो लोगों को उसको उसमें सच लगने लगता है। लोग तो कहते हैं आरएसएस ये काम बहुत अच्छे से करती है, आप क्यों नहीं कर पाए? आरएसएस तो ये काम करता ही नहीं। आप क्यों नहीं कर पाए? आरएसएस तो देश के राष्ट्र निर्माण का काम कर रहा है और उस पर हमें गर्व है। आरएसएस इस तरह की काम कभी नहीं करता। ये भी झूठी अफवाहें हैं जो लगातार कही जाती हैं। नहीं, इसके लिए तो भारतीय जनता पार्टी इतनी सशक्त है कि एक रैली को सफल बनाने के लिए दिल्ली में वो कुछ भी कर सकती है। कम से कम दिल्ली में तो आपका संगठन इतना शानदार है, इतना जानदार है, इतना वजनदार है कि नरेंद्र मोदी की भीड़ के लिए तो पूरी दिल्ली को पाटा जा सकता था। मैंने कहा ना, क्यों नहीं हो पाया? मैंने कहा ना, जितना लोग अंदर थे। अब ये तो या तो आप अपने जो आपके रिपोर्टर गए होंगे, इससे बड़ा प्रमाण तो कोई है नहीं। रिपोर्टर की रिपोर्ट बता रहा हूं, इसलिए आपके पास वो फुटेज भी है, वो फुटेज मेरे पास भी है। हमने भी उसकी रिपोर्ट, लाइव फीड हमने दिया था आपको। हमारे पास पूरा एरियल व्यू है। उसको तो हम, क्योंकि अगर हम खाली बातचीत में ही कहेंगे तो शायद मैं उसको आपको प्रूव नहीं कर सकता, और वैसे भी आपके साथ तो मैं किसी चीज को बहस में मैं कह ही नहीं सकता कि कुछ कह पाऊंगा। लेकिन ये सच है, ये एक परसेप्शन क्रिएट किया गया। और इसमें जो केजरीवाल ने कहा और जो बाकी चीजें हुई कुछ अखबारों में, उसके अगर हम चीजें देखें, एक शानदार सफल रैली थी, बहुत जोरदार रैली थी। इसमें कहीं कोई किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं। तो एक खराब परसेप्शन क्यों बना? अब परसेप्शन राजनीति है, चुनाव का समय है, राजनीति है। तो इस परसेप्शन को आप बदल सकते थे, इस परसेप्शन को आप पहले दिन से ही काउंटर कर सकते थे, इस परसेप्शन को आप चेंज करने की कोशिश कर सकते थे। हमने कहा ना, बीजेपी इसमें परसेप्शन बदलने में बीजेपी कैसे पीछे रह गई? ये बाद में, ये तो आफ्टर रैली के बाद का एक एनालिसिस है ना कि क्या हुआ। अब मान लीजिए रैली स्टार्ट होती है 11 बजे, ठीक है, और पीएम का समय है 12:30 का। अब 11 बजे जब रैली स्टार्ट होती है, मीडिया की एंट्री 9 बजे से हो जाती है। अगर उस समय के कोई शॉट उठा ले और उठा करके दिखाए, हमें ही ऐसा होता है। तो इसलिए मेरा क्या कहना है, ये शॉट उठा ले, मीडिया आप भी बहुत अच्छे से समझते हैं, थोड़ा बहुत मैं भी समझता हूं, और वो शॉट दिखाए कि ये तो सीट खाली पड़ी हुई है। मुझे लगता है कि ये परसेप्शन ठीक नहीं है और शानदार रैली हुई थी। सतीश जी, अब सीरियस नोट पे आते हैं। सीरियस बात तो हम कर ही रहे हैं लगातार, लेकिन सतीश उपाध्याय सीएम की रेस से बाहर क्यों हुए? सबके मन में यही सवाल है, और सबसे पहला सवाल मेरे मन में भी ये आता है कि क्या अरविंद केजरीवाल के आरोपों के चलते आप सीएम की रेस से बाहर हो गए? देखिए, पहली चीज तो ये कि मैं कभी सीएम की रेस में अपने आप को रखा ही नहीं। मैं कभी रहा ही नहीं। सभी ने रखा, पार्टी नहीं। हिंदुस्तान टाइम्स के फ्रंट पेज पे, टाइम्स ऑफ इंडिया के फ्रंट पेज पे, मीडिया ने जितने ओपिनियन सर्वे उसमें सतीश उपाध्याय का नाम। देखिए, वो मीडिया ने क्या परसेप्शन लिया। मैं पार्टी का अध्यक्ष हूं और जुलाई से लेकर के अब तक मुझे पार्टी के लिए काम करना, और जो लोग संगठन में खड़े होकर के काम करते हैं, स्वाभाविक रूप से लोगों के मन में इस तरह की चीज आई होगी। लेकिन मैंने कभी ये तय नहीं किया कि मुझे सीएम बनना है। मुझे पार्टी ने जो काम दिया वो काम मैं निश्चित रूप से कर रहा हूं और शानदार तरीके से आगे तक भी काम करना है। जहां तक आरोपों का सवाल है, मुझे मालूम नहीं कि जो केजरीवाल ने आरोप लगाए उसकी बात आप कर रहे होंगे। बिल्कुल। पहली चीज तो मैं ये कहता हूं कि मैं बहुत कॉन्फिडेंस और गर्व से कहता हूं कि जो भी राजनीति में लोग हैं उनको अपना काम करना इज नॉट ए क्राइम। मेरे पास मेरी 2-4 कंपनी है, जिन 2 कंपनियों में हम काम करते हैं, 2 में कुछ किया ही नहीं आज तक। 6 कंपनियों का नाम उन्होंने दिया। जो कंपनी आज तक बनी नहीं, जिसका एग्जिस्टेंस ही नहीं है, उसमें ऑन रिकॉर्ड उन्होंने कहा कि इन कंपनियों में हमने बीएसईएस और रिलायंस की कंपनियों से काम किया। जो कंपनी एग्जिस्ट नहीं करती, जिसमें कोई अकाउंट नहीं है, जिसमें कुछ खुला ही नहीं, ये मैंने कहा ना कि जो झूठ की फैक्ट्री वाले लोग हैं, जिस तरीके से सनसनीखेज खुलासा करते हैं, आप किसी की भी इमेज को टार्निश करते हैं, हमने उसी समय, उसके 1 घंटे बाद ही मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की
और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक एक चीज मैंने बताई कि अगर वो कंपनियां एग्जिस्ट करती होंगी और मेरी कंपनी ने रिलायंस को एक भी मीटर सप्लाई किया होगा, यही नहीं देश की किसी भी कंपनी को, तो 24 घंटे के अंदर या तो राजनीति मैं छोड़ दूंगा और या केजरीवाल राजनीति छोड़ दें। और उसके साथ ही मैंने उनको क्रिमिनल डिफेमेशन का नोटिस दिया। इलेक्शन कमीशन में मैं नेक्स्ट डे गया और इलेक्शन कमीशन ने वो सारी चीजें देखी। देखने के बाद इलेक्शन कमीशन ने कहा, उनको नोटिस जारी किया कि आप कुछ भी बोल करके चले जाते हैं। कंपनियों का कुल टर्नओवर साल के अगर होंगे तो 1 करोड़ 1.5 करोड़ के टर्नओवर है, जिसमें लिख दिया गया कि 1200 करोड़ 3000 करोड़। आई डोंट नो, अगर इतना है वो कंपनियां ले लें, केजरीवाल साहब मुझे ही दे दें कम से कम, तो मुझे पता चल जाएगा। लेकिन मेरा ये कहना है दीपक जी, और मैं बहुत सीरियस नोट पे ये बात कह रहा हूं, कुछ भी झूठ बोलना और किसी की इमेज को टार्निश करना, मुझे लगता है कि राजनीति में ये नहीं होना चाहिए। और मैं जिस शिद्दत के साथ इस बात को कह रहा हूं, उनको प्रूव करना चाहिए था। अभी है क्या कि आपने मेरे पे आरोप लगा दिया, अब ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है पूरे देश और जनता के सामने बताना कि मैंने कुछ गलत नहीं किया। दूसरे दिन वो पीसी में नहीं आए, पीसी छोड़ करके चले गए, उन्होंने कोई बात ही नहीं की, ना वो पीसी में आए, उसके बाद बात खत्म हुई। कागज दिखाए उन्होंने? कोई कागज नहीं है, एक भी। क्या कागज दिखाया? मैं दिखाता हूं, मैंने कागज 4 उठाए कि ये कागज है कि सतीश जी की उसमें शेयर होल्डिंग है। शेयर होल्डिंग पैटर्न के कागज है मेरी है। आई नेवर डिनाइड, मेरी कंपनी है तो शेयर होल्डिंग मेरी नहीं होगी तो किसकी होगी? केजरीवाल साहब की होगी क्या? मेरी है। इसमें क्या कागज दिखाया? यानी एनसीएनएल, फिर उन्होंने कहा, यानी एनसीएनएल ट्रांसको मीडिया और एनसीएनएल पावर एग्जिस्ट ही नहीं करती, ये कंपनी ही नहीं है। मेरी मजे की बात तो यही है जिस पर उन्होंने कहा, दीपक जी मैं यही कहना चाहता हूं कि आप किसी की इमेज को खराब करें, ये कंपनी बनी नहीं, मुझे दिखाए ना। और मैं आज भी आपके चैनल पे कह रहा हूं प्रामाणिकता से, चलिए वो बात तो निकल गई, मैं अगर ये प्रूफ हो जाए मैं राजनीति 1 घंटे में छोड़ दूंगा, लेकिन सच का सच सामने आना चाहिए। दिस इज इंपॉर्टेंट कि आप कुछ भी कहकर के निकल जाएंगे और लोगों की इमेज को खराब करेंगे। मेरी फैमिली, मेरा परिवार, मेरे दोस्त, मेरे मित्र, सबको कैसा लगता है? लगता है अरे पता नहीं इन्होंने क्या कर दिया। बिजनेस किया मैंने 2005 से लेकर के 2012 तक, मैं पार्षद बना, उसके बाद मैंने कंपनी से 2013 में रिजाइन कर दिया। एक भी बिजनेस 2012 के बाद मैंने किया नहीं। एक वो कागज और दिखाते हैं, वेंडर लिस्ट। अब वेंडर लिस्ट में क्या है? इंडिया न्यूज की कंपनी है, आप वेंडर रजिस्ट्रेशन करते हैं। हम लोग जॉब वर्क करते थे, नॉट ओनली बीएसईएस, टॉरेंट पावर, तमाम कंपनियों के लिए हमने कुछ कुछ काम किए। तो एक रजिस्ट्रेशन होता है, रजिस्ट्रेशन उन्होंने 2015 तक के लिए किया हुआ है। वो दिखा रहे हैं कि अभी तक इनकी कंपनी रजिस्टर्ड है। व्हाट यू वांट टू शो? लॉजिकल बात करिए। अगर हमने 2012 अप्रैल के बाद एक भी काम किया हो, आपका कहना बनता है। आप कहते हैं कि इनका इंटरेस्ट है उसमें। इंटरेस्ट कैसे है? अध्यक्ष तो मैं बना जुलाई के अंदर। ये जो सारी चीजें हैं ना, झूठ बोलना, हिट एंड रन करना, उसको लॉजिकल एंड तक पहुंचाना चाहिए। एंड आई एम कमिटेड कि उसको लॉजिकल एंड तक मैं पहुंचाने के लिए तैयार हूं। और इसलिए इसका असर निश्चित रूप से चीजों पर पड़ता है। आप कहते हैं, लेकिन यह बात तो तय है कि आपका टिकट भी कट गया इस चक्कर में। मेरा टिकट नहीं कटा। मैं बताता हूं, लास्ट के 2 दिन 4 सीटें रुकी हुई थी, जहां से मैं मालवीय नगर रहता हूं और मेहरौली। मैंने ये तय किया कि मुझे अब चुनाव नहीं लड़ना, क्योंकि चुनाव लड़ना मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। मैं विधायक बन जाऊंगा तो क्या हो जाएगा? कुछ होने वाला नहीं। मेरे पास 70 सीटों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और पार्टी अध्यक्ष होने की वजह से सभी अगर चुनाव लड़ेंगे तो निश्चित रूप से पार्टी को चुनाव कौन लड़ाएगा? हर कोई चुनाव लड़ेगा। मेरा काम करना, अपनी ईमानदारी से सब जगह चुनाव जिताना, किरण जी के मिशन को पूरा करना, पार्टी के मिशन को पूरा करना, ये मेरी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और ये मेरा कॉन्शियस डिसीजन था कि मेरे को चुनाव नहीं लड़ना। लेकिन आपके समर्थकों ने तो पार्टी ऑफिस में हंगामा कर दिया। ऐसा होता है कि देखिए, समर्थक जो है वो मेरे घर पे भी आए, मेरे पार्टी ऑफिस में भी आए। कार्यकर्ता बहुत इमोशनल होता है, उसके एक भावनात्मक जुड़ाव होते हैं, उसके एक लगाव होते हैं। वो अपने नेता की नजरों से कुछ सपने देखता है और उनको लगता है कि ये उनको करना चाहिए। उनका आना, उनका अपनी बात कहना, मैं इसको निश्चित रूप से स्वाभाविक मानता हूं, बहुत नेचुरल है। और उस नेचुरल में हमने उनको समझाया, उसके बाद देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। अल्टीमेटली उनकी भावनाएं है ना, मैं इसको विरोध नहीं मानता। कोई उन्होंने जिंदाबाद मुर्दाबाद नहीं किया। नहीं, उन्होंने पार्टी हाईकमान के विरोध में नारे लगाए। नहीं, वो कुछ और जो लोग थे वो आए, लेकिन हमारे पास आपके समर्थकों ने भी लगाए। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। वो मेरे पास आए, उन्होंने अपना विरोध जाहिर किया। उन्होंने कहा कि हम इस बात से सहमत नहीं है, आपको चुनाव लड़ना चाहिए। मैंने पब्लिकली, मैं मीडिया भी था, मैंने कहा कि नहीं, मेरा डिसीजन है, आपको समझना चाहिए। और दे अंडरस्टूड।
नहीं, लेकिन पार्टी अध्यक्ष के समर्थक अगर बीजेपी दफ्तर के अंदर हंगामा करें, मेरे एक अध्यक्ष मेरे के समर्थक नहीं, पार्टी के कार्यकर्ता, दिल्ली भर के कार्यकर्ता हैं, आए, उनका अधिकार है, उनकी वो अध्यक्ष से मिल सकते हैं, अपनी बात कह सकते हैं। उन्होंने कहा, भावना होती है उनकी, लोग अपने नेता को प्यार करते हैं, उनके एक जज्बात है, इमोशन है, और उन इमोशन को अगर मैं नहीं समझूंगा तो कौन समझेगा। और उसके बाद कुछ नहीं, आए, उसके बाद चले गए, मैंने समझा दिया, बात खत्म हो गई। मतलब आप उनकी इस खुली बगावत को सही मानते? बगावत नहीं है, बगावत नहीं है। बगावत होता है कोई धरना करे, प्रदर्शन करे, भूख हड़ताल पर बैठ जाए, पार्टी के ऑफिस के बाहर बैठ जाए, ये सब नहीं है। आए वो आधा एक घंटे के लिए मुझसे मिले, मैं उनसे मिला, मेरी उनसे बात हुई, इट वॉज नॉर्मल, स्वाभाविक प्रक्रिया है, इसमें कहीं कुछ ऐसा नहीं। डिफेंड कर रहे हैं आप उनको? नहीं, मैं उनका इज्जत कर रहा हूं, उनकी भावनाओं का सम्मान कर रहा हूं। सभी मेरे दिल से बहुत नजदीक हैं, सभी कार्यकर्ता। डिफेंड करना मेरा फर्ज भी है। अगर उन्होंने गलती नहीं की है तो मैं उनका एडवोकेट हूं, अगर वो गलती करेंगे तो उनको डांटने का भी अधिकार मुझे है, ये अधिकार उन्होंने मुझे दिया हुआ है। लेकिन सवाल यह है कि आपको पुलिस बुलानी पड़ी उसके बाद? नहीं, पुलिस उसमें नहीं, उसके बाद क्या, देखो आप क्या है दीपक जी, मुझे लगता है कि आपको तो मुझसे ज्यादा बहुत बड़ा चुनावों का अनुभव है, और हर चुनाव में जब भी टिकट वितरण होता है तो ऐसे जिन लोगों को टिकट नहीं मिलती है या जिन लोगों को ऐसा लगता है कि ये होना चाहिए, वो अपनी चीज लोग लेकर के आते हैं। लेकिन मेरा एक दावा है कि इस बार जितना कम से कम, केवल एक दिन वो और कल, उसके अलावा सब लोगों को समझाया गया। एक भी डिसिडेंट ने पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार के अगेंस्ट कोई नॉमिनेशन नहीं किया है, ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। पहले चुनावों में तो लोगों ने नॉमिनेशन भी भरे, चुनाव भी लड़े, और हमने उनको समझाया। समझाने के बाद स्वाभाविक प्रक्रिया, इसमें इतनी बड़ी पार्टी है, इतने सारे लोग कार्यकर्ता हैं, और सबको जो एक जैसे कहना चाहिए कि पार्टी की परंपरा, पार्टी के विचारधारा, पार्टी का आचार व्यवहार, बहुत सारे कार्यकर्ता हर तरीके से होते हैं। मुझे लगता है कि उनको हमको प्यार से समझाना चाहिए, और उन्होंने समझाया सबने। सतीश जी, हमारी और आपकी बातचीत जारी रहेगी, लेकिन रुकेंगे हम एक छोटे से ब्रेक के लिए। चलो चले मोदी के साथ या चलो चले बेदी के साथ, इसी बात पर हम बात कर रहे हैं सतीश उपाध्याय जी से। सतीश उपाध्याय जी, किरण बेदी को दिल्ली बीजेपी की तरफ से सीएम का उम्मीदवार बनाए जाने से कई सारे बीजेपी के नेता नाराज हैं। मनोज तिवारी उनकी टी पार्टी में नहीं गए, जगदीश मुखी जी भी रूठे रूठे लग रहे हैं, आप भी उनके नॉमिनेशन में बहुत लेट पहुंचे, उनके रोड शो में पहुंचे ही नहीं, ऐसा क्यों? नहीं, देखिए, जहां तक मनोज तिवारी जी का सवाल है, उनकी कोई पहली चीज तो कोई टी पार्टी थी नहीं, मुझे मालूम है। चाय पे बुलाया था, मुझे मालूम है, उन्होंने अपना व्यक्तिगत रूप से सबको कहा था, इसीलिए बेदी जी ने हमें चाय पे बुलाया। इसलिए उन्होंने सबको अपने घर पे कहा था कि सबसे एक इंटरेक्शन हो जाएगा। इट वॉज नॉट ए फॉर्मल प्रोग्राम। तो वो सीएम का कैंडिडेट अनाउंस भी नहीं हुई थी। इट वॉज नॉट, इसलिए मैंने कहा इट वॉज नॉट ए फॉर्मल प्रोग्राम, इनफॉर्मल तो था। इनफॉर्मल था उनका प्रोग्राम, और इसलिए जो मनोज जी ने कहा, बाद में उन्होंने अपना बताया कि उन्होंने क्या कहा। डांट पड़ गई थी ना, उन्होंने क्या कहा उन्होंने बताया। नहीं, डांट पड़ गई थी। और दूसरा मुखी जी ने तो कुछ कहा ही, ऐसा कुछ बोला ही नहीं है। और जहां तक मेरा सवाल है, मैं जब पहुंचा तो पौना घंटा तो मुझे पत्रकारों ने बाहर रोका, मुझे रोके रहे, और इसलिए निश्चित रूप से बिल्कुल ऐसा हुआ ही नहीं है। और उनके साथ बाद में पूरे समय नॉमिनेशन में मैं था, निकल करके आया। अब दिल्ली में इतनी जगह नॉमिनेशन, पार्टी का अध्यक्ष हूं, सब जगह मुझे पहुंचना है, ट्रैफिक इतना है। अगर और मैंने कहा पत्रकारों को कि आप मुझे ही कहेंगे ये कि मैं लेट हो गया, अब मुझे तो आप छोड़ दीजिए, लेकिन आधा पौना घंटा लोगों ने छोड़ा नहीं। पत्रकारों से एक संबंध है, उनको छोड़ के जाना मुझे अच्छा लगता नहीं है। दूसरा बड़ा सवाल कि आपका क्या नया कैंपेन लॉन्च होने वाला है, चलो चले बेदी के साथ? नहीं, कैंपेन तो हमारा जो मेन चीज है, निश्चित रूप से अब हमने बेदी जी को सीएम कैंडिडेट नॉमिनेट किया है, तो उनको ध्यान में रख करके कुछ चीजें अभी नए कैंपेन में कुछ तैयारी हो रही है, लेकर के आएंगे, अभी फाइनलाइज नहीं है। लेकिन मेन जो कैंपेन है वो तो निश्चित रूप से मोदी जी के साथ ही है। बेदी जी के साथ नहीं, मोदी जी के साथ है। नहीं, बेदी जी के साथ। बेदी जी के साथ तो दिल्ली को लीड करेंगी तो उनका तो होगा ही होगा, निश्चित रूप से होगा। उनका विजन क्या है, वो क्या कहना चाहती हैं, उनको किस तरीके से लगता है कि दिल्ली में गुड गवर्नेंस कैसे होगी, दिल्ली बेहतर कैसे होगी, दिल्ली स्मार्ट सिटी कैसे होगी, दिल्ली को किस तरीके से वो गुड गवर्नेंस देंगी, तो निश्चित रूप से उनका इनपुट आना ही चाहिए। बट टोटल ओवरऑल पर्सपेक्टिव देखा जाए तो निश्चित रूप से जो हमारा स्टार कैंपेनर है या स्टार चेहरा है वो तो मोदी जी। तो आपने ठीकरा अगर हार जाएंगे तो बेदी के सर फोड़ेंगे, मोदी के सर नहीं?
नहीं, ठीकरा तो ये ऐसा होगा ही नहीं, तो प्रोबेबिलिटी का सवाल है। नहीं, फिर भी अगर हार गए तो नहीं, ऐसा होगा ही नहीं, क्यों होगा? ठीकरा बेदी जी का सर, नहीं, ठीकरा फूटने की नौबत ही नहीं आने तो वाली। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं ना, आपने बलि का बकरा ढूंढ लिया। नहीं, अरविंद केजरीवाल क्या कह रहे हैं, उनकी कहने का तो मैं कोई बात ही नहीं करता हूं। वो क्या कहेंगे उसको छोड़ दीजिए, लेकिन मेरा ये मानना है कि ये नौबत ही नहीं आने वाली। उनके जो सपने हैं, जिस तरह की बातें वो करते हैं, मुझे लगता है उसकी आवश्यकता ही नहीं है। पार्टी निश्चित रूप से चुनाव जीतेगी और सरकार हम बनाएंगे। तो किरण बेदी अरविंद केजरीवाल से बहस क्यों नहीं कर लेती? कभी भी करे, हमें क्या दिक्कत है? तो किरण बेदी तो ना कर रही है ना, मैं कह रहा हूं किरण बेदी अरविंद उन्होंने कहा ना कि जब मुझे बहस की जरूरत होगी। देखिए, ये बहस करना निहायत ही व्यक्तिगत फैसला है। मुझे किसके साथ बहस करनी है, मुझे किसके साथ बात करनी है, किस स्तर पे करनी है, कितनी करनी है, कौन कितना लायक है, कौन कितना लायक नहीं है, ये सब व्यक्तिगत फैसले हैं। और ये व्यक्तिगत निर्णयों पर सवाल मैं खड़े करूं या मैं उनका जवाब दूं, उसका बेहतर जवाब तो केदी जी लॉजिक के साथ दे सकती है कि किस बात के लिए उन्होंने क्या कहा है, कि कब करनी है। शी हैज टू डिसाइड दिस। नहीं, क्या आपको नहीं लगता कि एक ऐसी बहस होनी चाहिए? नहीं, क्या होना चाहिए, जैसे विदेशों में होता है, सारे उम्मीदवारों को लेकर के एक अलग अलग परंपराएं हैं, चैनल डिबेट्स होती हैं, अलग अलग सभी उम्मीदवारों को। हमारे यहाँ इस तरह का है नहीं है, इस तरह का, लेकिन उनको क्या जैसा लगता है, ये इसका बेहतर जवाब तो किरण जी दे सकती हैं। उनके जवाब के बारे में कोई परसेप्शन मैं कैसे दे सकता हूं? नहीं, लेकिन आपको नहीं लगता कि यह स्वस्थ परंपरा होगी अगर 2 सीएम कैंडिडेट हैं, बल्कि अजय माखन जी, उनको भी बुलाया जाए और तीनों लोग डिबेट करें? अब डिबेट होती है, दूसरों में डिबेट होती है, कुछ कॉलेजेस कराते हैं, कुछ कॉलेज नहीं कराते, या कुछ देशों में होती है। ये अच्छी परंपरा होनी चाहिए, मैं इसका कोई विरोध नहीं कर रहा हूं, लेकिन किसको किसके साथ करनी है। और तीनों सीएम कैंडिडेट एक साथ कर लें, सवाल ये नहीं ना, कई बार तो ये देखना पड़ता है ना कि कौन इसको करना भी चाहिए कि नहीं करना चाहिए। नहीं, क्यों नहीं करना चाहिए? आपने कहा स्वस्थ परंपरा। मैंने इसलिए कहा कि जिस तरह के उम्मीदवार, जिस तरह की राजनीति, जिस तरह की चीजें दिल्ली में हो रही हैं एक विशेष प्रकार की, उनके साथ कितना करना कितना नहीं करना, ये सोचने का सवाल है। और ये उन्होंने कुछ सोच के ही कहा होगा। मुझे बहस करनी हो, मुझे तो कल बैठा दीजिए, आप मुझे कल बैठा दीजिए, केजरीवाल साहब के साथ मैं बहस करने को तैयार हूं। लेकिन किरण बेदी जी ने किसके साथ बहस करनी, किरण नहीं करनी, ये उनका व्यक्तिगत फैसला है। आखिरी सवाल, अरविंद केजरीवाल सीएम बन गए तो? बन ही नहीं सकते, सवाल ही पैदा नहीं होता। दिल्ली में अराजकता होनी है क्या? दिल्ली में किस प्रकार का शासन होना है? अगर बन गए तो? दिल्ली में बन ही नहीं सकते। अगर बन गए तो? बन ही नहीं सकते, अगर सवाल ही पैदा नहीं होता। केजरीवाल दिल्ली में सीएम बन ही नहीं सकते, मैं पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हूं। अगर बन गए तो? बनेंगे ही नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर बन गए तो? आप सतीश उपाध्याय राजनीति छोड़ देंगे? बन ही नहीं, इससे क्या मतलब है? ये सवाल कोई उसका नहीं है। मैं राजनीति क्यों छोड़ूंगा? मुझे तो राजनीति करनी है, उनको दिल्ली से पैकअप करना है। पैकअप करना है, चलिए। तो राजनीति में कई बार ऐसा होता है कि जो हम सोचते हैं वो होता नहीं, और जो होता है वो हम सोचते नहीं है। दिल्ली के विधानसभा चुनाव कुछ इसी मोड़ पे हैं। कांटे की टक्कर है भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी के बीच में। कांग्रेस कहीं हाशिए पर जाती हुई नजर आ रही है। दिलचस्प मुकाबला है और इस पर हम आपको पल पल की जानकारी देते रहेंगे। फिलहाल सतीश उपाध्याय जी का बहुत बहुत शुक्रिया और उनको बेस्ट ऑफ लक इन चुनाव के लिए। इंडिया न्यूज में फिलहाल इस खास मुलाकात में इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।